चलो देखो, ए बहू, मोबाइल रख दो। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आप लोग आरक्षण के बारे में सीखे। कौन कौन चाहता है कि आरक्षण बंद हो जाए, ये बताओ। हाँ भाई, आरक्षण बंद होने के लिए कितने लोग चाहते हैं? कौन कौन चाहता है आरक्षण चालू हो लगातार, जीवन भर मिलता है? हाँ, अगर सबको आरक्षण मिलेगा फिर आरक्षण का मतलब क्या हो जाएगा? मोबाइल टूट जाएगा दिल्ली अगर हम आ गए तो। अब ये बताओ, आरक्षण कौन कौन चाहता है कि सब मतलब हमेशा जीवन भर? आप क्या चाहते हैं? आप क्या आशीष नाम क्या चाहते हैं? आरक्षण मिले जीवन भर? कमजोर तो कब तक मिलना चाहिए? कितने सालों तक? 10 सालों तक। अब ये सारी राजनीति आपको हम सिखाएंगे, कैसे नेता हमें जरूर बनाते। ठीक है, अब एकदम दिमाग खुला होना चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना जी? अब देखो, आज ये फंडामेंटल राइट मूल अधिकार का दूसरा क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18। ठीक है, आर्टिकल 12-13 हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 13 को समझ लिया, 12 को राज्य के बारे में समझ लिया। आर्टिकल 13 को हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, यानी कि राज्य जो है संविधान के सामने सबको एक समान माने, किसी के सामने किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं करे। यानी कि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि भेदभाव की मनाही है। अब देखो, इसमें आर्टिकल 14 में 2 आता है। एक आता है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में 2 आता है। पहला आता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। ये कॉन्सेप्ट दिए हैं एक डायसी जी। डायसी एक बहुत ही राजनीतिक थे और ये कॉन्सेप्ट लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अब दोनों का मतलब समझ लो। अब ये कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, इसका यह मतलब कि देखो भैया, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई ऊपरी कास्ट ना कोई निचली कास्ट, सब लोग संविधान के सामने एक बराबर। ये क्या कॉन्सेप्ट है? विधि के समक्ष समता। अब है विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से कोई पिछड़ेपन के या फिर वो जिस मानक में रहेगा उस मानक में उसका हम उसको संरक्षण देंगे, विधि का संरक्षण देंगे। जैसे कि मान लो अभी हम विकलांग को कह दे कि चलो भैया 100 मीटर का दौड़ दो ना, आप कभी कहते सर जी आपको बराबर है संविधान, हाँ ये आर्टिकल, ये सर आर्टिकल 14 विधिक समक्ष समता, तो वो भी दौड़ेगा हम भी दौड़ेंगे। तो फिर क्या होगा? नहीं, विधियों का समान संरक्षण। यानी कि जो विकलांग है उसकी दौड़ किससे होनी चाहिए? विकलांग से ही होनी चाहिए, आपसे नहीं। समझ में आया? जो रिजर्वेशन मिलता है, जो बुढ़ापों को, जो महिलाओं को अलग से छूट नहीं मिलता है कि चलो भैया महिलाओं को अलग से छूट दिया जाएगा, और बीमार को अलग से छूट दिया जाएगा, गरीबों को अलग से छूट दिया जाएगा, या कोई दुर्लभ वर्ग का उसको अलग से छूट दिया जाएगा। किसके लिए प्रावधान हुआ आता है? वो भी संविधान के सामने बराबर ही है, लेकिन उनको अलग से विधि बनाकर संरक्षित किया जाता है कि उनके साथ कोई भेदभाव न हो सके, वो भी विधि में बराबर हो सके। जैसे कि मान लो, समझो इस चीज, कोई रेस का एंडिंग पॉइंट ये रखा गया, कोई रेस हो रहा है और ये कहा गया कि जो इस लाइन को क्रॉस कर लेगा उसको विजेता घोषित कर लेंगे। अब मान लो कोई व्यक्ति यहां से दौड़ रहा है और कोई व्यक्ति यहां से दौड़ रहा है, तो ये बताओ किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है? आगे वाले का। इसका ए का चांस ज्यादा है और बी का हारने का चांस ज्यादा है। तो विधियों के समान संरक्षण के तहत इस बी को इस 30 मीटर या 20 मीटर का अलग से छूट दिया जाएगा। यही हो गया विधियों का संरक्षण। यानी कि संविधान में जो विधि है, एक तो कहता है भैया सब संविधान में एक बराबर है, विधि में सब बराबर है। दूसरा क्या कहता है कि अगर कोई बराबर नहीं भी है
तो हम उसको इस माध्यम से अलग से कोई विधि बनाकर उसको बराबर कर दें। समझ में आया? दोनों का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो, अब देखो ये कौन सी विधि है? ये नकारात्मक। ये एक तरीके से कहता नहीं सब लोग एक बराबर, ये सकारात्मक पॉजिटिव है। अगर कोई बराबर नहीं है तो उसको उठाकर बराबर किया जाता है। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक की हाइट 6 फुट है, एक की हाइट 5 फुट है, और दोनों को बराबर उठना है, तो संविधान कहता है देखो भैया 5 फुट वाले तुम्हारे साथ तो भेदभाव हो गया है, तुम्हारी हाइट कम है, तो लाओ हम तुम्हारे नीचे स्टूल लगा देते हैं, तुम बराबर में आ जाओ 6 फुट। तो ये क्या कहता है आर्टिकल 14? ये आर्टिकल 14 तो कहता है कि एक तो हम सबको विधि के समान बराबर करेंगे कि सब समान है। दूसरा क्या कि अगर किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव हो गया है तो उसको हम विधि के माध्यम से, छूट के माध्यम से उसको ऊंचाई या निचाई करके बराबर कर देंगे। इसी प्रावधान पता था आपको रिजर्वेशन में। समझ में आ गया? चलो अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15। ठीक है, लेकिन देखो इसमें एक चीज और आप समझ लो, इसमें एक चीज और समझ लो। इसमें एक आता है आर्टिकल 361। क्या आता है? आर्टिकल 361। इसका मतलब समझ लो, जैसे कि ये किन किन लोगों पे लागू नहीं होता है, ये आर्टिकल 14 विधि की समझ क्षमता, ये गवर्नर, राज्यपाल जिसे कहते हैं, राष्ट्रपति, विदेशी मेहमान, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी आए, अगर ये विदेशी मेहमान हो गए कि नहीं हो गए? संवैधानिक विदेशी मेहमान हो गए। अब अगर राष्ट्रपति की किसी की हत्या कर दी और आप जाकर कहेंगे कि देखो भैया इनके ऊपर भी आईपीसी 101 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, आईएनएस 101 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, हत्या का आरोप है इनके ऊपर, तो वो नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों को आर्टिकल 361 के तहत छूट दी गई है। अगर राष्ट्रपति कोई गुनाह करता है, अपराध करता है, तो उनको छूट दी गई है। इसके साथ ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होता है। किसे? एक आता है आर्टिकल 105। क्या आता है? आर्टिकल 105 किसके लिए आता है? जो विधायक और सांसद होते हैं, उनको भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसे कि मान लीजिए, समझिए इस चीज, जैसे कि मान लीजिए किसी भी मुद्दे पे कोई पूछा जाता है, अगर किसी भी मुद्दे पे कुछ पूछा जाता है किसी भी नेता से, तो वो खूब उल्टा सीधा संसद में, विधानमंडल में देते हैं, लेकिन वही चीज बाहर पूछा जाता है तो नहीं। कई बार आप देखे हैं कि मोदी जी को उल्टा सीधा आरोप राहुल गांधी द्वारा लगाया गया। राहुल गांधी पे भी बहुत से नेताओं द्वारा उल्टा सीधा आरोप संसद में लगाया गया है। ठीक है, अब यही, अब आप कहेंगे कि हम जा रहे हैं केस करने, उन्होंने भैया हमारे ऊपर आर्टिकल 14 का देखो संविधान के सामने सब बराबर, तो ऐसा नहीं होगा। उनको आर्टिकल 105 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है कि अगर वो संसद में कुछ ऐसा बोलते हैं या फिर कुछ ऐसा कहते हैं तो उनको उस दायरे में नहीं लाया जा सकता। ऐसा क्यों किया गया है? समझो जरा इस चीज को। अगर इस तरह उनको छूट नहीं दिया जाएगा तो जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो किसके प्रतिनिधि होते हैं? जनता के प्रतिनिधि होते हैं। मान लो आज हमारे पास कोई सबूत नहीं है किसी भ्रष्टाचार को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, मेरी बात सुन, सबूत नहीं है। अगर सबूत के ही आधार पर उनके ऊपर कहा जाएगा तो अगर कोई ताकतवर बाहुल्य आदमी होगा तो वो तो दबा सकता है। लेकिन संसद में अगर आपके पास बोलने की शक्ति रहेगी, आपको फ्रीडम दिया रहेगा, ठीक है आप बोलिए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो संसदीय कार्य का होगा कि आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो आर्टिकल 14 के तहत कोई कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी। तो आप यह बताओ, आप अपनी बात मुखर होकर बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? तो इसीलिए सांसद विधायकों को यह छूट दिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 361 के तहत राज्यपाल, राष्ट्रपति को छूट दिया गया है कि संविधान या विधि के समक्ष कोई भी बराबर नहीं, वो बराबर नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत से उनको छूट दिया गया कि एक्शन वो लीगली या इलीगली ले सकते हैं, उनको कोई जवाबदेही, उनको न्यायपालिका में आप नहीं बुला सकते हैं। जब तक वो राष्ट्रपति पद पे रहेंगे उनको कोई न्यायपालिका में नहीं बुला सकते। आपको समझ में आ गया? अगला हेडिंग का लिए आर्टिकल 15।
आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 जरा देखो जरा ध्यान से। देखो, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर भेदभाव वर्जित किया गया है। देखो समझो, यह आर्टिकल ऐसा है जो जीवन में बड़ा बदलाव किया समाज में। बहुत से पहले के जमाने में आप देखते होंगे कि कुओं से पानी नहीं लोग भरने देते थे, देखते ना कि जातिगत भेदभाव होता था, पानी लोग नहीं, जो छोटी बिरादरी के लोग रहते थे जिनको शूद्र कहते हैं, उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, पानी नहीं भरने दिया जाता था। तो ऐसे ऐसे समस्याओं से निपटने के लिए, ठीक है, कि धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को वर्जित किया गया है। इसमें हम देखेंगे आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 15 का एक में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य मतलब कौन? राज्य मतलब सरकार नहीं करेगा। लेकिन यह आर्टिकल कहां लागू नहीं होगा? प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों या ऐसी कोई संस्था जिसमें कोई लिंग विशेष को ही निर्धारित किया गया, लिंग विशेष के लिए। जैसे मान लो, समझो प्राइवेट कंपनी में भैया उसकी मर्जी, चाहे वो किसी से पढ़ाए, सरकार को उसकी कोई अनुदान है नहीं। आप जैसे कि आप लोग सुने होंगे फायर ब्रिगेड वालों, आग बुझाने वालों, उसमें अधिकतर आप पुरुष को देखते हैं, क्योंकि पुरुष की शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि वो कहीं भी कूद फतांग करके चढ़कर आग बुझाने में योग्य होता है। अब उसमें अगर ये कर दिया नहीं, इसमें भर्ती सिर्फ पुरुषों की ही हम लेंगे, तो आप यह नहीं कहने जाएंगे कि आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। आप कहाँ कहेंगे? जैसे आपसे कोई यह कहा कि आप इस जाति के हैं, आप इस जाति के हैं, इस वर्ग के हैं, या फिर इस जन्म, ये इस वंश के हैं, हम आपको काम नहीं देंगे। तब आपका किसका उल्लंघन हुआ? आर्टिकल 15। एक उदाहरण समझ लो, जैसे कि मान लो यहाँ पे सभी क्षेत्र के लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, सभी जाति के लोग एक तरीके के हैं। अगर हम यह नियम ला दें कि फला जाति के लोग सिर्फ कोचिंग में पढ़ेंगे, तो किस आर्टिकल का उल्लंघन हुआ? आर्टिकल 15 का। इसके तहत कार्रवाई हो जाएगी और हम चले जाएंगे जेल में। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जानना चाहिए कि कभी कभी हॉस्पिटल में आप देखते हैं, कभी कभी ऐसी गवर्नमेंट संस्था में आप देखते हैं जहाँ पे जो रूढ़ी मानसिकता के अधिकारी वगैरह होते हैं, जो पुलिस वाले ऐसे पुरानी मानसिकता के होते हैं, वो जाति का बोधन करके, संबोधन करके कि फला ये तुम्हारे लिए नहीं बनाया, तुम हट जाओ, ये करो वो करो, इस प्रकार से लोग कहते हैं ना, जाति का बोध करके, रंग का भेद करके, करिया गुरका, ये सब कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो अगर इस प्रकार से आपके साथ कोई भेदभाव सरकारी कर्मचारी कर रहा है तो किसका उल्लंघन है? ये आर्टिकल 15 का। समझ में आया आपको? उसके बाद 15 का, उसके बाद हम देखते हैं 15(2), आर्टिकल 15, आर्टिकल 15(2) में यह कहा गया है आर्टिकल 15 में यह कहा गया है कि जो अभी जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान के आधार पर आप लोगों ने देखा है, वो प्राइवेट कंपनी के साथ दुकान, सार्वजनिक स्थान, जैसे कि मान लीजिए कोई दुकान है,
दुकान में भले सरकार का कोई अनुदान नहीं होता है, कोई व्यक्ति प्राइवेट अपने ही सब पैसे से चला रहा है, लेकिन उस दुकान में जो जरूरत की सामान है वो तो सभी लोग जाकर खरीद सकते हैं, सभी लोग ले सकते हैं। दुकान पे, सार्वजनिक स्थान पे भी कोई भी अगर आपको मना करता है या रोक टोक करता है तो यह भी आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार द्वारा पोषित है, यानी कि सरकार उसको पैसा दे रही है, अनुदान के रूप में, फंड के रूप में, किसी भी रूप में अगर पैसा सरकार थोड़ा बहुत भी दे रही है तो वहां पर इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। यह आर्टिकल 15(2) में यह बात होता है। समझ में आया आपको? उसके बाद ना सरकार भेदभाव करेगी, ना सरकार का कोई कर्मचारी भेदभाव करेगा। लेकिन 15(3) में क्या कहा गया है, जल्दी जल्दी आप लोग नोट करके चलेंगे। 15(3) में यह कहा गया है कि राज्य या सरकार महिलाओं या बच्चों के लिए अलग से प्रावधान कर सकता है, अलग से प्रावधान कर सकता है। समझो कैसे? जैसे कि महिलाओं की शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, बच्चे, अगर मान लो बच्चों को यह योजना लाया जाए छोटे बच्चों को कि उनको अलग से पोषण के लिए खाना मिलेगा, अलग से पैसे मिलेंगे, और आप कहेंगे कि नहीं भैया देखो ये तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, अब ये कैसे होगा, सरकार भेदभाव कर बच्चों को दे रही, हमको दे ही रहे हैं। तो यह आर्टिकल 15(3) में यह कहा गया है कि सरकार या राज्य महिला एवं बच्चों के लिए अलग से भेदभाव करके प्रावधान कर सकती है। जैसे कि मान लो सरकार के पास अगर 100 रुपये है, सरकार के पास अगर 100 रुपये है, सरकार अगर चाहे तो कह सकती है कि भैया इसमें से हम 50 रुपये सिर्फ महिलाओं को ही खर्च करेंगे और 50 रुपये में सबको। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि ये भेदभाव महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है या बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है। अब 15(3) में यह कहा गया है कि सरकार उस कमजोर वर्ग जो महिला या बच्चे हैं उनके लिए अलग से विशेष प्रावधान कर सकते। समझ में आया आपको? आप लोग नोट क्यों नहीं कर रहे? तो स्पीड में नोट करने की आदत डालिए आप लोग। अभी नोट करने की आदत डालिए तो दोबारा जब आप नोट करेंगे तो रिवीजन होगा कि हमने कहाँ पे छोड़ा है, कहाँ पे गलती हुआ है। समझे कि नहीं आप लोग? ये इससे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। नोट करते हुए चलिए अभी से। उसके बाद आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(4। चलो देखो, अब देखो 1951 में, देखो 1951 में, देखो ध्यान से समझो, 1951 में मद्रास सरकार ने, मद्रास जिसको आज के समय में क्या कहते हैं, चेन्नई, मद्रास सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण दिया। क्या दिया भैया? आरक्षण दिया। जब आरक्षण दिया तो क्या हुआ भैया, ये मामला संविधान में गया, वह न्यायालय में गया कि भैया आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, किस बेस पे आरक्षण दे रहे हो? ठीक है, तो चंपक दोराई एक केस आता है, केस समझो, चंपक दोराई बनाम मद्रास राज्य, मद्रास राज्य। इस केस में इस आरक्षण को इलीगल कर दिया गया कि भैया ये आरक्षण आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। समझ में है? अब भैया आप जरा बात सुनो, तो उस समय नया नया संविधान सभा बना था, नया नया, तो संसद ने कहा अरे यार ये तो जनता की डिमांड था कि भैया आरक्षण लोगों को मिलना चाहिए। तुरंत संविधान में संशोधन होता है और एक नया बिल आता है। उस बिल में यह जोड़ा गया है आर्टिकल 15(4),
और यह कहा गया है कि आर्टिकल 15(4) में, आर्टिकल 15(4) में इंजीनियरिंग और मेडिकल में, इंजीनियर और मेडिकल में अनुसूचित, जिसको कहते हैं एससी या फिर एसटी जातियों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 15(4) में क्या कहा गया कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया। और आर्टिकल 15(4) किसका अपवाद है? आर्टिकल 15(1) और 15(2). 15(1) कहता है ना कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, और 15(2) में कहता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप रिजर्वेशन लाएंगे 15(4) भेदभाव होना स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? आर्टिकल 15(4). उसके बाद एक आता है आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) अगर ध्यान देखो, 93वां संविधान संशोधन। कौन सा? 93वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन सन 2005, सन 2005 में इसको जोड़ा गया और कहा गया सभी शैक्षणिक संस्थानों को, शैक्षणिक संस्थानों को पिछड़े एससी एसटी यानी कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। सभी शैक्षणिक यानी कि प्राइवेट स्कूलों में भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। कब से मिल रहा है ये? सन 2005 में 93वां संविधान संशोधन के तहत से आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट? तुमको दिलीप? ठीक। उसके बाद देखो, अब आते हैं हम आर्टिकल 16। एक बार थोड़ा रिवीजन कर ले। आर्टिकल 14 क्या करता है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण कहता है ना। आर्टिकल 15 क्या करता है? जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15(2) क्या कहता है कि प्राइवेट संस्थानों के साथ साथ दुकानदार, सार्वजनिक स्थल पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है कि बच्चों और महिलाओं के लिए अलग से राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15(4) क्या कहता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में एससी एसटी के लिए अलग से सीट रिजर्व करने या फिर आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15(5) कब आता है? आर्टिकल 15(5) आता है 93वें संविधान संशोधन सन 2005 में, और उसके माध्यम से यह कहा गया है कि सभी भी प्राइवेट अथवा सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए किसी भी शैक्षणिक संस्था में आपको, अगर आपने रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो किसका उल्लंघन है? ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन। समझ में आ गया सबको? अब देखो आया है, ये तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, पिछड़ेपन समाज को शैक्षणिक रूप से बनाने के लिए आर्टिकल 15 में ये कहा गया। अब आते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 लोक नियोजन अवसर की समानता। लोक नियोजन, अब हमें पता है कि आप लोगों को लोक नियोजन नहीं पता है। आप लोग को पता है लोक नियोजन? देखो, लोक नियोजन मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये भी नहीं पता है? ऑप्शन है यानी कि लोक नियोजन के अवसर में समानता, यानी कि किसी के साथ सरकारी नौकरी में जब अवसर मिलेगा लोगों को अप्लाई करने का, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, आप ये बताइए, आप सब लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं भाई? प्राइवेट में भी तो आजकल 20,000 25,000 लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन सब कुछ छोड़कर लोग सरकारी नौकरी में क्यों आना चाहते हैं?
करप्शन नहीं सर, व्यवस्था उसमें ज्यादा है। नहीं, करप्शन सच बताओ, कौन कौन भ्रष्टाचार के लिए पढ़ना है? कैसे? चलो अब देखो सही जवाब दिया है। सरकारी नौकरी हमें क्या देता है? सामाजिक सुरक्षा देता है। यानी कि जब किसी भी एक व्यक्ति को जाति के हिसाब से प्रदर्शित किया जाता है, समाज में जो छोटी मानसिकता के लोग होते हैं वो जाति के आधार पर बुलाते नहीं बुलाते हैं, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर बुलाते नहीं बुलाते हैं। लेकिन जैसे ही आप डीएम बन गए, अरे डीएम साहब, कलेक्टर साहब, तो क्या होता है? सामाजिक पिछड़ेपन आपका समाप्त होता है, आर्थिक संपन्नता होती है। आप लोग पैसे से मजबूत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, सुरक्षित भविष्य रहता है। किसी को भी कोई कुछ हो गया तो जीवन भर उसको पैसा मिलता रहेगा, सरकार उसकी देखभाल करेगी। इसीलिए सब लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहता है। तो अगर सरकारी नौकरी अगर आपको करना है तो आर्टिकल 16 आपको जानना चाहिए। समझ आ गया? अब देखो आर्टिकल 16 समझ लो पहले। आर्टिकल 16 के एक में, आर्टिकल 16 के एक में देखो, राज्य के अंदर कभी भी नियोजन के अवसर में, नियोजन मतलब कोई भी नौकरी रहेगा, नियोजन के अवसर में सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। समान अवसर प्राप्त होगा। आर्टिकल 16 समझ में आया सबको? दिलीप देखो, इसके बाद हम चलेंगे आर्टिकल 16 को। देखो जरा ध्यान दें, राज्य जो है नियोजन के अवसर पर, यानी कि सरकारी जब नौकरी आती है नियोजन के अवसर पर जाति, लिंग, मूल वंश, जन्मस्थान या वंशक्रम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। समझना चाहिए अपने में लिख लीजिए कि राज्य जो है जाति, लिंग, मूल वंश, जन्मस्थान और वंशक्रम के आधार पर राज्य नियोजन के अवसर पर भेदभाव नहीं करेगा। ऐसे आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखो इसमें आर्टिकल 15 में आप देखोगे वंशक्रम नहीं रहा होगा, जो भेदभाव हम बताते हैं आर्टिकल 15 में। वंशक्रम मतलब क्या होगा सर ये? अरे वही कि आप किस खानदान से हैं, राजशाही खानदान की ये होता है ना। निवास भी इसमें आप लिख लीजिए, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब देखिए आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 16(3) में आप देखेंगे इसमें जो है राज्य जो है निवास संबंधी शर्त लागू कर सकता है। निवास संबंधी शर्त लागू कर सकता है। समझो इसी को क्यों लागू कर सकता है? अभी मान लो जैसे कि यूपी में कोई वैकेंसी आया, लेखपाल की वैकेंसी आया, अब उसमें शर्त यह रख दे कि देखो भैया यूपी में वैकेंसी वही भरेगा लेखपाल का जो यूपी का रहने वाला। तो शर्त डाला कि नहीं डाला निवास का, तो भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? तो वो क्यों किया ऐसा सरकार? जब सरकार यह देखती है कि देखो भैया हमारे यहाँ जितनी सरकारी नौकरी है उसमें हमारे राज्य को ज्यादा, राज्य के लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, दूसरे राज्य के लोग नौकरी कर रहे हैं, तो उसको जब ऐसा एहसास हो कि हमारे राज्य में अपने राज्य की जनता प्रशासनिक सेवाओं में संलिप्त नहीं है,
तो इस प्रकार से शर्त रख सकते। समझ में आया? यानी कि योगी जी को जब यह लगेगा कि लेखपाल बनने के मूड में सब नहीं है यूपी के लोग ज्यादा, तो ये क्या कह देगा कि जो फॉर्म वही भरेगा जो यूपी के रहने वाले होगा, तो जो भी लेखपाल बनेंगे यूपी वाले बनेंगे नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से शर्त निवास संबंधी रख सकते हैं। ठीक है, देखो इसके अलावा आर्टिकल 16(4) आर्टिकल 16(4) इसमें क्या है कि लोक नियोजन के अवसर पर, लोक नियोजन के अवसर पर या सरकारी नौकरी के अवसर पर पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग या फिर महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन या आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। यह बताइए, ओबीसी आप लोग हैं, केंद्र सरकार में ओबीसी को कितने % रिजर्वेशन मिलता है बताइए? 27% में 27% रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी को। अब अगर सरकार जो है आरक्षण की व्यवस्था कर रहा है किसी सरकारी नौकरी में, तो आप यह नहीं कहेंगे कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। सरकार जो है जो पिछड़े वर्ग है, जो दबके वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनको बराबरी में लाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहा है। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए? शर्त यह होना चाहिए कि जो पिछड़ा वर्ग हो वो वास्तविक रूप में जिसको आरक्षण दिया गया वो पिछड़ा हो। दूसरा, उस पिछड़े वर्ग को जब रिजर्वेशन दिया जाएगा तो उस पद की गरिमा समाप्त होगी। जैसे कि मान लो कोई यानी कि आर्टिकल 16(4) में आप देख लिए जो रिजर्वेशन के प्रावधान है ये किस माध्यम से मिलता है आपको? आर्टिकल 16(4) से। अब देखो एक आता है आर्टिकल 16(5), समझो जरा ध्यान से। आर्टिकल 16(5) इस चीज को जरा समझो। किसी भी धार्मिक संस्था या धार्मिक स्थान पर नियुक्ति के समय राज्य या सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है। धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है। देखो ऐसा क्यों किया गया है? जैसे कि मान लो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे जो वहां का मुख्य पंडित है, जो वहां पे आरती वगैरह करते हैं या फिर वो जो भी काम करते हैं, उनकी नियुक्ति अगर किसी सरकार के द्वारा की जा रही है या फिर कोई कार्यक्रम कराया जा रहा है, आप जाकर कहेंगे नहीं नहीं हम बनेंगे, हमारा आर्टिकल 16 का उल्लंघन है भैया। तो सरकार कहती है कि नहीं, हम धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे धार्मिक स्थान कोई हो। जैसे कि अगर हिंदू हैं, आप यह कहेंगे कि नहीं हम मौलवी जाकर बनेंगे, उनको 16,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा, हम भी करेंगे 16,000 रुपये तनख्वाह लेंगे, हम रेलवे की तैयारी नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं, मन में आ सकता है कि रेलवे की तैयारी नहीं करेंगे, हमको 16,000 चाहिए, मौलवी बन जाना है। तो सरकार कहते हैं कि देखो भैया वो वहाँ पे है मौलाना लोग की जो नियुक्ति की जाती है, वहाँ पे उर्दू अरबी आनी चाहिए, साथ में वहाँ पे विशेष धर्म से होना चाहिए कि जो मुसलमान होगा वही मौलाना बन सकता है। तो धर्म के आधार पर सरकार या राज्य भेदभाव कर सकती है। यदि कोई मुसलमान कहे नहीं हम काशी के पंडा हम बनेंगे, काशी के किसी भी विश्वनाथ मंदिर के पंडित हम बनेंगे, तो यह भी भेदभाव सरकार कर सकती है। समझ में आया नहीं आया? तुझे पूछ लो जो पूछना है। तो जब आप जो पूजा करवाने वाला रहेगा उसके लिए फिर जाएगी कोई भी आएगा। हाँ कोई आ सकता है। जैसे कि जो नौकरी की जब बात, इतना समझो, जब नौकरी की बात हो उस अवसर में सारे आर्टिकल 16 जो है लागू। समझ में आ गया? अब आते हैं आर्टिकल 17। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत।
देखो, ये हमारे देश का दुर्भाग्य था कि जो नारा देता है वसुधैव कुटुंब का, उसी देश में आज मानव के साथ छुआछूत जैसी आज भी समस्याएं विद्यमान है। अब जब संविधान सभा में संविधान लिखा जा रहा था, तो मूल अधिकार में या फिर किसी व्यक्ति के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा बनती थी कि इसके साथ जो भेदभाव किया जाता, छुआछूत का नहीं। मैं आपको बता दूं कि आजादी के पूर्व और अभी तो छोड़ो 1974 तक में कुछ ऐसी जगह घटनाएं देखा गया था कि जो शूद्र रहते थे उनके गले में मटका बांध देते थे, पैरों में झाड़ू रखते थे। ठीक है, वो किस लिए? क्योंकि वो जब चले तो उनके पैरों के निशान मिट जाए, जब वो थूके तो उसी मटके में थूके कि जिससे अन्य वर्ग जो ऊपरी वर्ग है, ब्राह्मण या क्षत्रिय, उन वो टच नहीं हो सके। उसके बाद आप लोग देखे होंगे कि नीची जाति का व्यक्ति जब ऊंची जाति वाले से टच हो जाता था तो वो लोग अपने आप को छुआछूत मानते थे, भी आपको कुछ हो गया। तो ये इतनी घटिया मानसिकता थी कि जो देश के विकास में रुकावट थी। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि छुआछूत की भावना को बढ़ावा दे रहा है तो उसके लिए आर्टिकल 35 में संसद को यह अधिकार है कि वो दंड वाली विधियों को बनाकर उस व्यक्ति को दंडित करे। इससे क्या होगा कि भाई मंदिरों में सभी वर्ग के लोग जा पाएंगे, सभी लोग जा पाएंगे, साथ में एक साथ उठना बैठना। अच्छा, आप लोग बताओ, एक सामान्य रूप से आपसे प्रश्न है, जब ये समस्याएं थी जाति वाला जो छुआछूत वाला है, आज तो बहुत लगभग समाप्त ही के कगार पे है, तो छोटी जाति वालों से जब कोई बड़ा जाति वाला टच हो जाता था, वर्ग वाला, तो कहता था कि मैं अशुद्ध हो गया। अब एक बात का जवाब दो, छोटी जाति वाला ज्यादा पावरफुल है कि बड़ी जाति वाला? उस टाइम कौन था पावरफुल? अरे समझो इस चीज, छोटी जाति के पास इतनी शक्ति थी कि वो अपने से तुमको टच करके अशुद्ध कर दे रहा है, लेकिन तुम्हारे उस धर्मशास्त्र में इतनी शक्ति नहीं थी कि उस अशुद्ध व्यक्ति को शुद्ध कर पाए। तो ताकतवर कौन हुआ? छोटी जाति वाला। जो बड़े जाति वाले अपने धर्म का पुतला लेकर सबको कहते थे कि हम ईश्वर को भेजे हुए दूत हैं, हमको ईश्वर की पूजा करने के एक अधिकार प्राप्त है, वो ना उनका ईश्वर, ना उनकी धार्मिक पुस्तकें और ना कोई छोटी जातियों को शुद्ध नहीं कर पाए। यानी कि सब मिला जुला के ये शासन करने का एक अपना अलग फार्मूला था कि हम डरा कर धमका कर भेदभाव कर शासन करते थे। तो इस समस्या से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी जानते थे, पीड़ित थे, क्योंकि जो दुख झेला होता है उसी को ही वास्तविक कष्ट पता होता है कि कितना कष्ट होता है। तो भीमराव अम्बेडकर इस दुख को झेले थे और इसीलिए इस पर कठोर प्रावधान बनाया गया। आर्टिकल 17 में तो कठोर प्रावधान बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है तो उसको आर्टिकल 35 के तहत संसद विधि बनाकर उसको जो है दंडित करेगा। इसी आर्टिकल 17 के तहत जो आपका बना है SC/ST एक्ट बना है। SC/ST एक्ट जो आया है, यानी किसी भी छोटी जाति के व्यक्ति को कोई जाति सूचक शब्द बुलाकर अगर बुलाता है, कोई कुछ कहता है तो उसको SC/ST एक्ट लग जाता है या फिर कोई मारता है। देखते होते कि जब किसी दलित व्यक्ति को, जैसे कि पासवान हो गए, खटीक हो गए, चमार हो गए, इन लोगों को अगर जाति के नाम लेकर कोई सूचक लेकर कोई बुलाता है और कहता है तुमको मैं मारूंगा, अगर वो रिकॉर्ड हो गया और ये प्रूफ हो गया कि नहीं इसने इस प्रकार के कृत्य किए हैं, तो उसको SC/ST एक्ट के मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई। कौन से आर्टिकल का उल्लंघन है? आर्टिकल 17 का। समझ आ गया? चलो अब देखते हैं हम आर्टिकल 18। पूछो। संविधान 17 की बात सही है? हाँ, संविधान 17 हाँ, संविधान 17 में सिर्फ यही, संविधान 17 में सिर्फ यही है। अरे SC/ST का एक्ट जो आया है, ये बताइए, हाँ, SC/ST जो धाराएं होती है वो खटखट होती क्या, कौन सी धारा है? पूछो पूछो।
SC ST जो धाराएं होती है सभी कौन से धारा है? देखो SC/ST एक्ट जो है वो आर्टिकल 17 के तहत बनाया है। उसमें कई तरीके की धाराएं हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति आपकी जमीन हड़प रहा है, आप उसकी धारा अलग होगी। यदि कोई व्यक्ति आपको मार रहा है, उसकी धारा अलग होगी। यदि कोई व्यक्ति जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके गाली दिया, उसकी धारा अलग होगी। यदि आपको सिर्फ आपके जाति गोधन से बुलाया है, उसकी धारा अलग। तो ये हम आगे पढ़ाएंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, आगे क्लास में पढ़ाएंगे और सभी धाराओं को बताएंगे। कभी भी अगर आपको कोई इस प्रकार से जातिगत सूचक या फिर आपकी जमीन को हड़पने या फिर किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो आप खुद के वकील बनिए, हम आपको सारी धाराएं बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं देखो आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। एंड ऑफ टाइटल। चलो समझिए उपाधियों का अंत, इसका मतलब है समझो इस चीज को। राय साहब, बाबू साहब, पंडित जी, क्या है ये सब? उपाधि है ना? अब जरा एक बात का जवाब दो। किसी दूसरे वर्ग का शासन आ जाए तो वो अपने तरीके से भेदभाव कर सकता है टाइटल देकर। किसी दूसरे वर्ग का आ जाए तो ये परम प्रक्रिया चलती रहेगी। और हमारे देश की जनता प्रशंसा में बड़ा काम करती है। सैलरी दो चाहे न दो, खाली वाहवाही कर दो, प्रशंसा कर दो, खूब काम करें। इसी के कैटेगरी में आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले। देखते हो नेटवर्क मार्केटिंग का खूब बिजनेस खूब टाइट बेल्ट लगा के खूब वाह वाह करेंगे, BMW चल रहे हैं, ये चल रहा है, खूब सेमिनार करेंगे, ये वो सैलरी आएगी 200 रुपया महीना का। ठीक है, ये सब प्रशंसा वाला है। समझो पर इस चीज को समझो नेटवर्क मार्केटिंग। देखो सरकार जो है राज्य जो है 18(1) के तहत 18(1) के तहत राज्य सेना या विद्या के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दे, कोई भी उपाधि नहीं देगा। समझो जरा ध्यान से। यदि आप कोई मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर बनेंगे। LLB कर रहे हैं तो लॉयर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे। इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियर बनेंगे। तो यह की उपाधि है। अगर मान लीजिए कोई कहा इंजीनियर साहब, यानी कि आपने उस विद्या को ग्रहण किया, आपने वो मार्कशीट प्राप्त की, उसकी इतनी योग्यता रखा, तब आपको उपाधि मिली। लेकिन सेना में देखिए आप, कोई व्यक्ति अपनी परम वीर चक्र से सम्मानित होता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, साहस का प्रदर्शन करता है, तो वीर चक्र मिलता है, अशोक चक्र मिलता है, परम वीर चक्र मिलता है। तो राज्य को इस प्रकार से उपाधि देकर सम्मानित कर सकता है और राज्य इसके अलावा कोई और भी उपाधि नहीं देगा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब अंग्रेज के समय क्या होता था, अंग्रेज के समय लोग क्या कहते थे? गवर्नर साहब, राजा साहब कहते थे ना। तो अगर मान लीजिए आपके गांव में किसी एक व्यक्ति को सरकार राजा साहब कह रही है, भले वो चिट्ठड़ा आदमी, अगर वो क्या करे राजा साहब कह रहे हैं, तो संविधान का उल्लंघन है कि नहीं? आर्टिकल 14 का उल्लंघन है कि नहीं? है ना? आर्टिकल 14 का उल्लंघन। विधि की समता, संविधान के समान, सब लोग समान है, बराबर है। ये उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर किसी एक व्यक्ति को राजा साहब कहेगा राज्य सरकार, तो संविधान का उल्लंघन है कि नहीं आर्टिकल 14 का? जी सर। है ना? तो उसी तरीके से समाप्ति के लिए आर्टिकल 18(1) में कहा गया है कि राज्य सेना के और विद्या के नाम पर और उपाधि नहीं देगा। सेना के अलावा जो भाई साहस का प्रदर्शन करेगा, सेना में युद्ध करेगा, उसको वीर चक्र मिलेगा, परम वीर चक्र मिलेगा, अशोक चक्र मिलेगा। विद्या में कोई डॉक्टर बनेगा तो उसको भाई डॉक्टर की उपाधि मिलेगी, इंजीनियर की उपाधि मिलेगी, वकील की उपाधि मिलेगी। लेकिन अलग से कोई उपाधि राजा साहब, राय साहब, बाबू साहब, ठाकुर साहब, ये सब उपाधि कोई नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? ठीक।
देखो उसके बाद 18(2) में ये कहा गया कि कोई भी भारतीय नागरिक कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी इससे विदेशी से उपाधि नहीं लेगा, विदेशी से उपाधि नहीं लेगा। एक बात बता दीजिए, उपाधि व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाता है या घटाता है? हाँ? बढ़ाता है। तो अगर मान लीजिए कोई विदेशी आपको कोई उपाधि दे रहा है, आपके सम्मान में बढ़ोतरी कर रहा है, तो उस व्यक्ति की निष्ठा अपने देश के प्रति रहेगी या उस देश के प्रति रहेगी जो उसके सम्मान बढ़ा रहा है? दूसरे देश के प्रति। तो कहीं न कहीं ये भेदभाव हो रहा है। जैसे कि समझो एक चीज को, मैं इसको अब राजनीतिक रूप से मत लीजिएगा। मान लीजिए कि कोई यहाँ की राजनीतिक पार्टी, समझ यहाँ की कोई राजनीतिक पार्टी वो पाकिस्तान को चाह रही है कि मिल जाए, या फिर पाकिस्तान फले फूले, या फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसकी मानसिकता ऐसी है। अब पाकिस्तान वाले वाहवाही में आकर उस पार्टी को खूब, उस व्यक्ति को खूब बाबू साहब, ठाकुर साहब, राजा साहब, ये तमाम प्रकार से उपाधि दें, तमाम तरीके से मंच पे सम्मानित करें, ठीक है। तो इससे उस व्यक्ति की निष्ठा अपने देश के प्रति रहेगी कि पाकिस्तान के प्रति रहेगी? तो इसी चीज की समाप्ति के लिए 18(2) में यह कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी से कोई उपाधि नहीं प्राप्त करेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ? अधिकार नहीं ना हमें लेने की, संविधान में इस चीज को लिखा गया है। आगे हम बताएंगे, आगे पढ़ते हुए चलिए अपना। उसके बाद अब ऐसा बहुत सा होता है, देखो ऐसा बहुत बार होता है कि किसी दूसरे देश के लोग आकर हमारे देश में काम करते हैं, किसी दूसरे देश के लोग आकर हमारे देश में काम करते हैं। समझो इस चीज को जरा। जैसे कि मान लो हमारे DRDO या इसरो, ये DRDO इसरो क्या है? वैज्ञानिक संस्था है, यहाँ पे रिसर्च वगैरह होता है, स्पेस की बातें होती है, सारी चीजें होता है। अब ऐसा बहुत से में चांस होते हैं कि भाई हम कभी कभी इंग्लैंड से ले लेते हैं कोई वैज्ञानिक, ठीक है, कभी कभी कोई चीन से वैज्ञानिक इसमें काम करते हैं, अन्य अन्य देशों से यहाँ पर काम करते हैं। अब अगर कोई विदेशी नागरिक हमारे किसी देश में लाभ के पद पे कार्य कर रहा है, लाभ के पद का मतलब समझो, यानी कि यह व्यक्ति संस्था में काम कर रहा है तो बदले में उसको धन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी कि उसको लाभ हुआ। तो लाभ के पद का मतलब यदि उसको धन मिल रहा है तो लाभ हुआ। तो यदि कोई विदेशी नागरिक भारत की किसी संस्था में या फिर भारत में कार्य कर रहा है और वह लाभ के पद में है, तो वो अभी किसी भी विदेशी से उपाधि नहीं ले सकता है। क्यों ऐसा उपाधि नहीं ले सकता? ऐसा क्यों किया गया? अगर मान लो कोई चीन का व्यक्ति है, वो भारत में नौकरी कर रहा है, भारत में काम कर रहा है, भारत से सैलरी ले रहा है, और कोई चीन का उसको उपाधि अलग भारत में आकर, तो उसकी निष्ठा चीन के प्रति रहेगी कि भारत के प्रति रहेगी? चीन के प्रति रहेगी। इसीलिए इस समस्या को रोकने के लिए यही कहा गया कि विदेशी नागरिक अगर भारत में किसी लाभ के पद पे है तो वो किसी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकते। समझ में आया? देखो अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे देश के कई ऐसे नेता, कई ऐसे वैज्ञानिक, कई ऐसे सम्मानित व्यक्तियों को दूसरे देश से द्वारा सम्मानित किया जाता है, उपाधि दिया जाता है। अब देश की मित्रता को बनाए रखने के लिए, देश के संबंधों को स्थापित करने के लिए कभी कभी वो उपाधि या सम्मान देना पड़ता है। मोदी जी को सम्मान जैसे मिलता है, दूसरे देशों में जाते हैं उपाधि इनको मिलता है, मोदी जी दूसरे देशों में जाते हैं उपाधि इनको मिलता है। तो अगर आप ये करेंगे तो भैया देखो आर्टिकल 18 का उल्लंघन है, मोदी उपाधि लेकर आए नहीं। आप समझो, कोई भी व्यक्ति जो नागरिक है देश का अथवा नहीं है,
वह किसी भी विदेशी संस्था से या विदेश से उपाधि प्राप्त करेगा, लेकिन राष्ट्रपति के स्वीकृति पर, राष्ट्रपति के स्वीकृति पर, यानी कि जब राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देंगे कि ठीक है भैया तुम उस देश से उपाधि ले लो, सम्मान ले लो, तब उसको आर्टिकल 4 के तहत उसको उपाधि लेने का अधिकार होगा। जैसे कि मान लीजिए भारत और अमेरिका का संबंध बहुत अच्छा है। अब भारत में मोदी जी को, भारत से मोदी जी को वहां बुलाया गया, अब कोई उपाधि वहां दी जा रही है, तो राष्ट्रपति जी कहेंगे ना कि ठीक है भैया ले लो, उससे हमारे संबंध बढ़िया है। अगर मान लीजिए उपाधि नहीं मोदी जी लेंगे तो अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प नाराज हो जाएंगे कि बताओ हमारा सम्मान नहीं दे रहे, हमारा पुरस्कार नहीं दे रहे। तो इसी समस्या से निपटने के लिए यह कहा गया कि 18/4 में राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे। फिर देखिए राष्ट्रपति स्वीकृति तो ऐसे देंगे नहीं भाई, एक टीम का गठन करेंगे, वो विवेचना करेगा, कहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कहीं इस व्यक्ति का इस पर लाभ तो नहीं छुपा है, कहीं वो अपना पर्सनल अपना हित तो नहीं देख रहा है, इसको लाभ मिल जाएगा। तो उसके बाद राष्ट्रपति स्वीकृति दे देंगे, उसमें कोई भी व्यक्ति जाकर उसकी उपाधि ले सकता है। तो आज के पूरे क्लास में हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 पढ़ दिया, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। कल में क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 से 22 पढ़ेंगे, 23 से 24 पढ़ेंगे, 25 से 28 पढ़ेंगे और 30 से 32 पढ़ेंगे। ये कल के क्लास में, कल मूल अधिकारी का तीसरा क्लास है, इसमें पूरी तरीके से इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। ठीक है, और कल आप लोग रिवीजन करके आएंगे, बिना पूछे हम आगे क्लास नहीं देंगे। ठीक।